जय हिंद दोस्तों। शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज की क्लास को आरंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थिति में उपयोग करने को कहते हैं। यानी सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थिति में, ठीक है, यानी कि एक परिस्थिति में जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया है, जो भी आपने कौशल विकसित किए हैं, उनका एक अन्य परिस्थिति में जब क्या करते हैं हम उपयोग करते हैं तो उसको कहते हैं। ऑप्शन है प्रेरणा, सीखने का स्थानांतरण, भग्नाशा या चिंता। तो देखिए, सीखे हुए ज्ञान का इस्तेमाल करने को हम कहते हैं सीखने का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिल सके। बिल्कुल करेक्ट बात है ना। बच्चों को जहाँ भी उनका सही तरीके से उनके अनुभव जो है ना, उनकी भावनाएं हैं, अगर उनको कहीं ना कहीं स्थान मिल रहा है, उनको महत्वता इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो वहाँ बच्चे फ्री तरीके से, एकदम कह सकते हैं बड़ा फ्री माइंड में क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उन्हें खेलने को मिल सके, यानी ऐसा वातावरण जहाँ उनको खेलने को मिल रहा है वहाँ सीखेंगे। आगे नेक्स्ट ऑप्शन दिया है उन्हें मित्र बनाने का मौका मिल सके, यानी वो अपना फ्रेंडशिप बना लेते हैं, अगर ऐसा मौका मिल रहा है तब उस वातावरण में सीख सकते हैं। या फिर नेक्स्ट है कड़ा अनुशासन हो। ठीक है, तो देखिए बात की जा रही कड़ा अनुशासन की, मित्र बनाने की, और उन्हें खेलने को मिल सके। इन सारे ऑप्शनों को देखते हुए कहीं ना कहीं आंसर हमारा क्या है? फर्स्ट क्या है? राइट आंसर है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट ये है बच्चों के सीखने के लिए कि उनके जो अनुभव हैं, यानी उनकी जो एक अपनी क्षमता है, ठीक है, उनकी जो अपनी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, उनको इम्पोर्टेंस दी जाए और उसके अकॉर्डिंग उन्हें सीखने का प्रॉपर मौका दिया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं, आपने देखा होगा कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के अपने आप से बातचीत कर रहे हैं, जैसे वो खेल भी रहे हैं कार से, तो भाई कार को मैं इधर लेके जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं इसको घुमा दूंगा, है ना। तो इस तरह की बातचीत जो है ना, उनकी अपने मन में चलती रहती है। तो जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेब बायोगॉट्स्की क्या कहते हैं? ऑप्शन दिएगा। अब इसमें कहा गया है कि भाई लेब बायोगॉट्स्की जो है ना, उनका विचार इस पक्ष में क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है समस्यात्मक वार्ता, क्या वो समस्यात्मक वार्ता कहते हैं इसे? अहम केंद्रित वार्ता, या फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगत वार्ता, या लास्ट ऑप्शन हमारा है भ्रांत वार्ता। तो देखिए, अगर हम वार्ता की बात करेंगे तो दो जो वार्ता है ना वो बड़ी फेमस है। अहम केंद्रित वार्ता, जिसका कॉन्सेप्ट दिया है जीन पियाजे ने। किसने दिया है? जीन पियाजे। और बात करेंगे व्यक्तिगत वार्ता, तो इसका कॉन्सेप्ट दिया है वायोगोत्स्की। किसने दिया है? वायोगोत्स्की। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी व्यक्तिगत वार्ता जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट दिया है किसने? वायोगोत्स्की ने। तो जो मौखिक संवाद है, बच्चे अपने आप से जो बातचीत करते हैं, यानी अपने आप को कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन देने के लिए भी बातचीत करते हैं। हम कह सकते हैं ज़्यादातर बच्चों को आपने देखा होगा कि वो एक तरह से, अब कह सकते हैं हम कि अपने आप को क्या देते हैं? डायरेक्शन, कि अब हमें ये करना, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या है? वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये एक तरह की उनकी व्यक्तिगत वार्ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, या फिर मानसिक विकास? ठीक है, अब देखिए बात करेंगे मानसिक विकास। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई भी व्यक्ति है जिसका सबसे पहले जो है मानसिक विकास स्टार्ट हो जाता है ना। या फिर कोई भी बच्चा है जब वो जन्म लेता है, क्या उसके बाद सबसे पहले उसका नैतिक विकास स्टार्ट हो जाता है? ऐसा भी नहीं है ना। और ना ही सामाजिक विकास होता है। सबसे पहले जो वृद्धि और विकास होता है वो होता है शारीरिक विकास। जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, और उसके बाद से देखा जाए, ठीक है, सबसे पहले क्या है, उसका शारीरिक विकास कहीं ना कहीं होता है, तब जाके उसमें क्या है, मानसिक उसका विकास है, उसका नैतिक विकास है, सामाजिक विकास है। समय के अनुसार ये सारे विकास जो है धीरे धीरे एडजस्ट होते जाते हैं, है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं है।
है ना। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिकता संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन है। ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, ठीक नहीं है। ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ सकता है। या फिर लास्ट ऑप्शन है, ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। देखिए, बात की जा रही है यहाँ पर आकार देने की, वो भी वातावरण के घटकों की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, प्रॉपर गलत हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ना, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कि भाई ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी किसी भी बच्चे को डेवलपमेंट, अगर किसी बच्चे का डेवलपमेंट हम देखें तो उसमें एनवायरनमेंट जो है ना, वो एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है, कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो दिया गया है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिकता संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन गलत है। ठीक है, सिर्फ आनुवंशिकता नहीं, हम कह सकते हैं वातावरण का बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। बात यहाँ पर हो रही है भाषा विकास की, है ना, लैंग्वेज डेवलपमेंट की हो रही है। तो उसमें कहा गया है कि सबसे संवेदनशील समय क्या है, यानी जिसमें हम कह सकते हैं कि भाषा का बहुत अच्छे तरीके से विकास हो सकता है, ऐसा। ऑप्शन दिए गए, मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, या फिर जन्म पूर्व का समय। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि जन्म से पहले ही बच्चे जो है ना अपनी भाषा का विकास कर लेते हैं। ठीक है ना, इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन आपने सुना भी होगा कि जन्म से लेके और 5 वर्ष तक, है ना, जन्म से लेके 5 वर्ष तक जो कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही ना बच्चे बोलते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि भाई 1 साल के बाद, 2 साल के बाद हर एक कंडीशन को बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन वो इतना बोल नहीं पाते हैं। जैसे जैसे बोलना सीखते हैं उसके बाद फिर आगे अपनी बात को कह पाते हैं। तो इस टाइम में ही जो कह सकते हैं कि जो LAD लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस है वो सबसे प्रबल तरीके से वर्क करता है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि जिस भी इन्वायरमेंट में बच्चे रहते हैं, ठीक है, और उस इन्वायरमेंट में बच्चे जो लैंग्वेज है उसको तुरंत एक्वायर कर लेते हैं बिना किसी स्पेशल एफर्ट के। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी प्रारंभिक बचपन का समय जो है ना वो सबसे संवेदनशील समय होता है भाषा विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा, है ना। यहाँ पर बात की जा रही है कोहल वर्ग के नैतिक सोपानों की। ठीक है, चलिए, तो बात की जा रही है कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। अब इसमें पॉइंट रखा गया है, क्वेश्चन रखा गया है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे और आप इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। अगर इस तरह की बात किसी से कही जाती है, ठीक है, अब समझिए यहाँ पर ऑप्शन दी गई है, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, नेक्स्ट ऑप्शन है अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून व्यवस्था अनुकूलन, या फिर दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो देखिए, आपने देखा हो जनरली कई बार बच्चों से जब हमें काम कराना होता है ना, तो क्या करते हैं कि हम बच्चों से बोलते हैं कि भाई जैसे आप तो बहुत अच्छे लड़के हैं, आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह के कोई शरारत करें या कुछ भी करें। तो बच्चे को लगता है कि नहीं, हमको क्या माना जा रहा है, अच्छा माना जा रहा है, तो हमको भी कैसा रिएक्ट करना चाहिए, अच्छा ही रिएक्ट करना चाहिए, है ना। तो हम कह सकते हैं इसी तरह की, तो यही इसी तरह की भावना जो है यहाँ पर बात की जा रही है। यानी कहा जाता है कि भाई कि आप ईमानदार हैं और आपके माता पिता को आप पर गर्व है, ठीक है कि नहीं है, और इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट दिखाता है
कोहल वर्ग का नैतिक विकास के अच्छा लड़का अनुकूलन से। ठीक है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ऑप्शन देखेंगे, अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में आंतरिक प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। तो भाई एकदम करेक्ट बात कह सकते हैं इसको, कि जब तक कि आपकी आंतरिक इच्छा नहीं होगी, आप अपने अंदर से अभिप्रेरित नहीं होंगे, तब तक आप अधिगम की क्रिया को कंप्लीट नहीं कर सकते, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो और बाहरी कारणों से प्रेरित हो। तो ये तो गलत है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि केवल तभी प्रभावी हुआ है, यानी सिर्फ अगर बाहरी रूप से कोई प्रेरित करेगा तब आप प्रेरित होंगे। ये तो प्रॉपर तरीके से गलत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम में प्रेरणा की भूमिका नहीं होती। तो ये ऑप्शन आपका कैसा है, ये भी गलत है, क्योंकि अधिगम में प्रेरणा की सबसे अहम भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने में प्रेरित हो। तो अधिगम यहाँ भी यही कंडीशन है कि केवल तभी प्रभावी, यानी कि सिर्फ एक ही कंडीशन है, यानी आपको उपहार मिलेंगे तो आप अधिगम क्रिया को कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि अधिगम तब प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में आंतरिक प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम। सार्थक अधिगम है, ऑप्शन है वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य, नेक्स्ट है दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, या फिर निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। देखिए, तो अगर हम देखेंगे सार्थक का मीनिंग है सही अर्थ में। अधिगम का सही अर्थ क्या हो सकता है कि भाई वयस्क जो आपके हैं आपसे अधिक सक्षम जो है ना, उनको आप अनुकरण कर रहे हैं, यानी जो चीज़ें वो कर रहे हैं आप उसको देख के वही सारी चीज़ों को रिपीट कर देते हैं। या फिर जो उद्दीपक है, ठीक है, उसके बीच में साहचर्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर नेक्स्ट दिया है कि दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, यानी जो सूचना दी जा रही है उसका निष्क्रिय यानी कि सक्रिय रूप उसमें आप रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, है ना, सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। क्यों, देखिए बात की गई यहाँ पे निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण की। और जब भी हम बात करेंगे अधिगम की बात करेंगे या जनरली किसी भी पॉइंट की, वहाँ पे जब कोई भी बालक या बालिका अपने निजी अनुभव और अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण कर सकता है, तो वो पॉइंट हमेशा आपको राइट आंसर की तरफ लेके जाएगा, है ना। और यहाँ भी समझिए जरा कि जब आप अपने अनुभव का जब यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने ज्ञान के संरचनाओं का सक्रिय निर्माण कर पा रहे हैं, यानी कि आप कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो यही सही अर्थ में क्या है, अधिगम है, यानी कि सीखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, यानी 5 साल की लड़की है और तह करते हुए शर्ट को अपने आप से बातचीत कर रही है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखेंगे कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे, और बायोगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा के रूप में या भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। तो भाई ये पॉइंट एकदम से सही है, कह सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो अपने आप से बातचीत करना जो होता है, जीन पियाजे ने उसी बात को क्या कहा है, अहम केंद्रित वाक्य कहा है, और बायोगोस्की ने क्या कहा है, बायोगोस्की ने कहा है व्यक्तिगत वार्ता, है ना। ये 2 अलग अलग नाम दिए दोनों लोगों ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेंगे। तो भाई जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट सामाजिक अन्योन क्रिया से बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे और लेव बायोगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि वो जो बातचीत कर रही है वो उसने माँ से देखा कि माँ वो अनुकरण कर रहे हैं, उसी तरीके से वो सीख के करने लगी, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर जो अपने आप से बातचीत करते हैं वो अपने आप को एक दिशा देने के लिए करते हैं, अपने आप को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। और इसमें हमारा लास्ट जो ऑप्शन है वो है कि जीन पियाजे और लेव बायोगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों की अहम केंद्रित
प्रकृति के रूप में करेंगे तो भाई बायोगैस की इस चीज़ को अहम केंद्रित बिल्कुल भी नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना, कि जीन पियाजे इसे क्या मानते हैं, अहम केंद्रित भाषा कहेंगे, और बायोगैस इसे क्या कहेंगे, निजी भाषा, व्यक्तिगत भाषा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। अभी ध्यान देना पड़ेगा आपको, सही नहीं है ना। देखिए मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो बहुत ही आराम से पढ़ें और समझते हुए पढ़ें, क्योंकि नहीं जो है ना, ये कई बार आप देखते नहीं हैं और ये आपके आंसर को गलत कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसके कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे बहुत कई प्रकार से सीखते हैं। ठीक है, और ये भी बात सही है कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से कैसे होते हैं, तैयार होते हैं। नेक्स्ट है बच्चे सीखते हैं क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ये भी बात सही है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, तो भाई ये क्या है, हमारा आंसर गलत है। और यहाँ पर यही पूछा गया है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, और उसी में आपको बताना है कि इस विषय में कौन सा आपका ऑप्शन सही नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों की सीखने की शुरुआत तो उनके घर से ही हो जाती है। बच्चे घर से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं, अपने कक्षा में भी सीखते हैं, है ना। तो ये सारे सीखने के उनके क्या है, एक माध्यम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है, यानी बच्चों को नियंत्रित करने में, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने में, बच्चों को प्रेरित करने में, या फिर बच्चों को डांटने में। तो देखिए बात यहाँ पर की जा रही है कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करना है। तो प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको प्रेरित करना पड़ेगा, यानी बच्चों को प्रेरित करने में, यही इसका आंसर हो जाएगा कि प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं, यानी परिणाम की आशा, यानी जैसे हमने अधिगम किया उसका हमें क्या परिणाम की आशा होने लगी कि भाई क्या इसका परिणाम निकलेगा। समस्या की पहचान करना, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, ठीक है, या फिर संभावित युक्तियों की खोज करना या फिर खोजना। तो देखिए किसके अतिरिक्त समस्या समाधान प्रक्रिया के, अब भाई समस्या कोई भी समस्या है, अब उसका समाधान निकालने के लिए हम परिणाम की आशा कैसे कर सकते हैं। समस्या की पहचान करना बिल्कुल पॉइंट है, समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना ये भी बिल्कुल सही इसका तरीका रहता है, जिससे कि हम आराम से उसको क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। ठीक है, और संभावित युक्तियां खोजना, यानी किस तरीके से इसका आंसर निकाला जाए, कोई जो समस्या है तो ये जो युक्तियां निकालेंगे ये भी एकदम करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं किसके अतिरिक्त ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, यानी परिणाम की आशा करना के अतिरिक्त निम्नलिखित जो है ना वो समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं, यानी ये सारे के सारे क्या हैं, समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कैल्कुलिया किस विषय से संबंधित विकार है। डिस्कैल्कुलिया हिंदी संबंधी क्षमता से, मानसिक अक्षमता से, दृष्टि अक्षमता से, या अधिगम अक्षमता। तो देखिए डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया ये सारी सारी क्या है, अधिगम अक्षमताएं हैं। क्या है, अधिगम अक्षमताएं। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर क्या है, 4 इसका क्या है, राइट आंसर है, यानी ये सारी की सारी अधिगम अक्षमताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा ऑप्शन दी गए, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, या नेक्स्ट है पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती हैं, या फिर शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती हैं। तो देखिए अभिप्रेरणा का जो काम होता है वो कहीं ना कहीं सीखने को प्रोत्साहित करना होता है, जिससे कि मन आपका लगा रहे। ठीक है कि नहीं, यानी आप जब तक अंदर से अभिप्रेरित नहीं होंगे तब तक सीखने के लिए आप क्या है, अपने आप को बाध्य नहीं कर पाएंगे कि नहीं मुझे ये वर्क कंप्लीट करना ही है। जब कहीं ना कहीं से कोई अभिप्रेरणा होगी तभी आप ये कर पाएंगे, नहीं कि मुझे होमवर्क भी करना है, या फिर मुझे ये क्वेश्चन आंसर लर्न करना है, या मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है और समझना है। ठीक है,
तो ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसलिए क्या है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना, यही क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। बात की जा रही है किशोरावस्था, समझिए जरा, ठीक है। तूफान का काल जिसको कहते हैं ना, किशोरावस्था, भाई संवेग परिवर्तन सबसे ज़्यादा जो होते हैं, उत्तेजित अवस्था जो होती है संवेगों की, वो किशोरावस्था में ही होती है। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए क्या आवश्यक है। अभिप्रेरणा आवश्यक है, गलती निकालना आवश्यक है, आलोचना करना आवश्यक है, या फिर नकारात्मक व्यवहार करना। भाई नकारात्मक व्यवहार करना प्रॉपर गलत है, आलोचना यानी उसकी बुराई करना ये भी गलत है, गलती निकालना ये भी गलत है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना कहीं उसके विकास में रुकावट का काम करेंगी। क्योंकि इन सारी चीज़ों से जो बालक या बालिका है वो अपने आप को संकुचित फील करेगा, या फिर अपने आप को, अपनी सोच को कुंठित, है ना, अपने आप में कुंठित फील करने लगेगा कहीं ना कहीं। तो कह सकते हैं उसको आवश्यकता किसकी, अप्रेरणा की, है ना। जिससे कि वो कि यानी आप ऐसा कर सकते हैं, आपको जिस भी फील्ड में उसको लेके जाना है उसके लिए क्या करें, आप उसको अप्रेरणा दें, उसको अप्रेरित करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, बात की जा रही है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी की। ऑप्शन दिए गए हैं, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, यानी दृष्टिबाधित है इसलिए उसको क्या है कि जो भी नीचे का कार्य है उसको क्या है, उसके लिए छूट मिल जाए। या फिर नेक्स्ट है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। देखिए अगर ऐसा भी करेंगे तो उसे ऐसा फील होगा कि अरे काश में ठीक ठाक होता, है ना, तो इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कुछ अलग फील करेगा निश्चित है। आगे है के 7 कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चूँकि वो देख नहीं पा रहा है इसलिए सुनने वाली सीडी क्या सहायता उसको उपलब्ध कराई जाए और उसके साथ कैसा बिल्कुल सामान्य व्यवहार किया जाए, जिससे कि उसे अपने आप को अलग थलग महसूस न करे, है ना। तो यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। खैर ऑप्शन नंबर 4 का देखते हैं, के 7 कक्षा में विशेष व्यवहार। देखिए विशेष व्यवहार भी कहीं ना कहीं उसको क्या है प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि उसे अपने आप में लगने लगेगा कि मैं कैसा हूँ, इन सबसे अलग हूँ, इसलिए मेरे साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा रहा है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। भावनात्मक बुद्धि की बात की गई है और उससे संबंध नहीं है। भावनाओं की आलोचना करना, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना, भावनाओं के प्रति जागरूकता और भावनाओं का प्रबंधन। तो देखिए बात की जा रही है आलोचना करना क्या है, गलत है, यानी बुराई निकालना, ये सारी चीज़ें करना। सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार बिल्कुल सही है, भावनाओं के प्रति जागरूकता भी सही है, और भावनाओं का प्रबंधन भी, ये आपके पॉजिटिव शब्द ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से बात की जा रही है कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। भावनाओं की आलोचना करना भावनात्मक बुद्धि की से संबद्ध नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, यानी जो कहीं ना कहीं अधिगम यानी सीखना, सीखने में निर्योग्य हैं, उतना योग्य नहीं है, कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, या फिर अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट है, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, या फिर बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो देखिए बात की जा रही है अधिगम निर्योग्यता वाले, तो बहुत बुद्धिमान नहीं होते हैं, बहुत सक्रिय नहीं होते हैं, और कुछ भी नहीं सीख सकते, ऐसा भी नहीं कहते हम, है ना। तो हम कह सकते हैं उसको कि अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, कहीं ना कहीं उनको क्या है कुछ कठिनाई होती है सीखने में, बस इतना है। लेकिन अगर उनको भी अभिप्रेरित करेंगे, मोटिवेशन देंगे और देखेंगे भाई किस तरीके से उनकी हेल्प की जाए, तो इसके साथ वो भी कहीं ना कहीं अपने अधिगम को कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट दिया है, सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है, वे नैतिक होते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं, वे शक्तिशाली होते हैं, या फिर वे मौलिक चिंतन करते हैं। तो देखिए पॉइंट कहीं ना कहीं सही है, लेकिन इनमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है कि वो मौलिक चिंतन करते हैं। क्या करते हैं वे, मौलिक चिंतन, ठीक है। यही जो गुण है वो उनको कैसा बनाता है, सृजनात्मक बच्चों की क्वालिटी में लेके आता है ना, क्रिएटिव।